आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के 12th क्लास के हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है इस चैनल पे जो है बिहार बोर्ड के 10th और 12th के सभी विषयों का तैयारी जो है गुणवत्तापूर्वक कराई जाती है। आप लोग यकीन मान करके जो है हमारे सारे वीडियो को एक तरफ से देखिए, एक क्रमबद्ध तरीके से देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। तो चलिए आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड के जो सेकेंड चैप्टर है हिस्ट्री का उसको एक्सप्लेन करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी मतलब करने का जरूरत नहीं है। आप लोग एक कॉपी बना लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ों को नोट कीजिएगा। हर रोज़ जो है थोड़ा थोड़ा करके मतलब आप लोग पढ़िए और चीज़ों को मतलब उसके हिसाब से समझने का प्रयास कीजिए, तो आप लोग बेहतर नंबर जो है एग्जाम में ला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग समझेंगे हड़प्पा सभ्यता। जैसा कि आप सभी को पता है इसका जो फर्स्ट चैप्टर था वो हड़प्पा सभ्यता से ही रिलेटेड था। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है हड़प्पा सभ्यता से ही रिलेटेड था और हड़प्पा सभ्यता का जो समय था वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। और कई मतलब इतिहासकार जो है इनके काल को लेकर के मतलब उन लोगों में मतभेद है, कोई कुछ बताते हैं कोई कुछ बताते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है वो 2500 से 1750 बीसी यानी ईसा पूर्व है। चलिए आज के क्लास में जो है हम लोग सेकेंड चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे और बेसिक से समझेंगे, सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोगों का जो है क्लियर हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय था, हड़प्पा सभ्यता का समय वो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का समय या फिर हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, तो आप लोग जो है आराम से उसको टिक कर सकते हैं 2500 बीसी से 1750 बीसी, जो कि सर्वमान्य है। तो फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड था और हड़प्पा सभ्यता तो फर्स्ट चैप्टर में खत्म हो गया और उनसे आगे यानी समय के साथ साथ जो है समय के साथ साथ इतिहास भी जो है बदलते गया है। तो जो फर्स्ट चैप्टर में जो भी मतलब ऐतिहासिक घटना था उसके बाद वाला ऐतिहासिक घटना जो है वो सेकेंड चैप्टर में है, जो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर था, है ना, ये आपका क्या था फर्स्ट चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम वैदिक काल को समझेंगे और ऋग्वैदिक काल को समझेंगे और उत्तर वैदिक काल को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग वैदिक काल को समझ लेते हैं। वैदिक काल क्या है? जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का समय 2500 से 1750 बीसी है, तो उसके बाद का समय यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो वैदिक काल कहलाता है। फिर वैदिक काल को जो है दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय वो ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का समय वो उत्तर ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट लाइन हम लोगों का क्या है, ऋग्वैदिक काल, यानी ऋग्वैदिक काल जो है वो वैदिक काल का एक पार्ट है जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का समय वो ऋग्वैदिक काल कहलाता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि ऋग्वैदिक काल क्या है ना, या फिर निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल कौन सा है, तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। अगर वैदिक काल पूछे तो ध्यान रखिए वैदिक काल जो है वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी तक ये जो है वैदिक काल है। फिर इनको जो है वैदिक काल को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। इतना है 1500 से 1000 तक का ये आपका हो गया ऋग्वैदिक काल, और फिर कितना है 1000 से 600 तक ये हो गया आपका उत्तर वैदिक काल। तो उसके बाद इस काल में जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी, यानी जो ऋग्वैदिक काल है ऋग्वैदिक काल में जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए उस समय को ऋग्वैदिक काल कहा गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे प्राचीन वेद क्या है, तो आराम से आप लोग टिक कर सकते हैं कि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद जो है वो क्या है ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का समय काल क्या है, ऋग्वेद का मतलब काल क्या है, तो ऋग्वेद का काल जो है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी है। ठीक, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक वो उत्तर वैदिक है। उसके बाद इस काल में बाकी 3 वेद की रचना हुई, जैसे कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि हड़प्पा सभ्यता के बाद यानी वो 2500 बीसी से 1750 बीसी है, और हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है, यानी हड़प्पा काल के बाद वैदिक काल आता है।
वैदिक काल का समय जो है वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक है। फिर 1500 बीसी से 600 बीसी तक क्या है, वैदिक काल है। और वैदिक काल को जो है दो पार्टों में विभाजित किया गया है। पहला पार्ट क्या है, ऋग्वैदिक काल है ना, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, इनका समय 1500 से 1000 बीसी है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है उत्तर ऋग्वैदिक काल। उत्तर ऋग्वैदिक काल यानी 1000 बीसी से 600 बीसी तक, इसमें बाकी 3 वेद की रचना हुई है ना। बाकी 3 वेद कौन कौन है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है ना। वेद 4 होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। वेद कितने होते हैं, वेद 4 होते हैं। पहला क्या होते हैं, ऋग्वेद, दूसरा क्या होते हैं, सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा क्या होते हैं, अथर्ववेद होते हैं। फिर समय बदलते जाता है, समय आगे बढ़ते जाता है। तो उसके बाद 600 बीसी में बौद्ध एवं जैन धर्मों का सूत्रपात हुआ, यानी बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है उसका शुरुआत जो होता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है, यानी 600 बीसी में होता है। बौद्ध एवं जैन धर्म का सूत्रपात हुआ और इसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही जो है 16 महाजनपद जो है अस्तित्व में आया। 16 महाजनपद किसमें आया, अस्तित्व में आया। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 है ना। और इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था, है ना। तो महाजनपद क्या होता है, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि महाजनपद क्या है। तो महाजनपद का मतलब होता है राज्य या प्रशासनिक इकाई, यानी बड़े राज्य या फिर बड़े प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता है, महाजनपद कहा जाता है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। उनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो थे वो कौन थे, वो थे मगध, है ना। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो कौन था, मगध था, है ना। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, यानी जो प्राचीन भारतीय है या फिर प्राचीन भारत के इतिहास, या फिर कह सकते हैं कि जो प्राचीन इतिहास है, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, यानी प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका जो हम लोग अध्ययन करेंगे, तो अध्ययन करने के क्या क्या मतलब सोर्सेस हैं, क्या क्या मतलब स्रोत हैं, है ना, क्या क्या माध्यम है, क्या क्या जरिया है। तो पहला माध्यम, पहला स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत। दूसरा है, पहला क्या है, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। और जो पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत, इसको जो है दो भागों में बांटा गया है, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य यानी धर्मेतर साहित्य। जो धर्म से, जो साहित्य जो है धर्म से रिलेटेड है उसको धार्मिक साहित्य कहा गया है, और जो धर्म से रिलेटेड नहीं है, धर्म से संबंधित नहीं है, उसको जो है लौकिक साहित्य यानी धर्मेतर साहित्य कहा गया है। तो फिर जो धार्मिक साहित्य है उसको फिर 4 भागों में बांटा गया है। धार्मिक साहित्य को फिर कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। पहला ब्राह्मण साहित्य, है ना। साहित्य का मतलब क्या होता है कि जो मतलब प्रकृति से संबंधित हो, है ना, प्रकृति से संबंधित जो भी मतलब साहित्य होते हैं उसको साहित्यिक बोलते हैं, है ना। तो ब्राह्मण साहित्य में जो है क्या क्या शामिल है, ब्राह्मण साहित्य में 4 वेद है, और 4 वेद है, 108 उपनिषद है और 18 पुराण है। यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, और उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, और पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है ना। वेद 4 है और उपनिषद 108 है, पुराणों की संख्या कितना है, 18 है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। उसके बाद जो धार्मिक साहित्य है उसका दूसरा जो भाग है वो बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक आते हैं, अंगुत्तर निकाय आते हैं, है ना। बौद्ध साहित्य में क्या क्या आते हैं, त्रिपिटक आते हैं। त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक यानी 3 पिटक। त्रिपिटक कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला जो है वो अभिधम्ब होते हैं, और उसके बाद सूत पिटक होते हैं, विनय पिटक होते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है ना। अंगुत्तर निकाय का भी संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। और जो जैन साहित्य होता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है ना। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और इसमें 12 अंग और 12 उपांग, 12 अंग 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 14 जो है 14 क्या आते हैं, पर्व आते हैं, किसमें, जैन साहित्य में। और महाकाव्य जो है 2 महाकाव्य, महाकाव्य महाभारत है ना, जिसका मतलब लेखक जो है महर्षि वेद व्यास है, और रामायण जिसका लेखक कौन है, वाल्मीकि है। इस तरह से आप लोग चीज़ों को समझिए,
किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, एक भी मतलब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं छूटेगा। यहाँ पे जितनी भी चीज़ों का हम लोग अभी हम जितनी भी चीज़ों का डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे जो है PYQ से लिया गया है, यानी प्रीवियस ईयर का ये सभी क्वेश्चन क्लियर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये सभी के सभी जो है प्रीवियस ईयर में जो है पूछा गया है, सभी जो है PYQ क्वेश्चन है, यानी सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और सबको हम लोग क्या करेंगे, अपने माइंड में एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सीक्वेंस में, एक बारीकी से डालेंगे, यानी समझेंगे, है ना। तो फिर हमें एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हम लोगों का नहीं छूटेगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा कि जो साहित्यिक स्रोत है उसको दो भागों में बांटा गया, एक धार्मिक साहित्य, दूसरा क्या, लौकिक साहित्य। ठीक, अब हम लोग लौकिक साहित्य के बारे में समझेंगे, है ना। ये पुरातात्विक स्रोत और विदेशी स्रोत के बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे। पहले जो है हम लोग धार्मिक साहित्य का डिस्कस तो कर लिए, अब लौकिक साहित्य जो है अब इसको समझेंगे।